एपिसोड की शुरुआत में हम एक आवाज को सुनते हैं जो हमें एक कहानी सुनाते हुए कहता है। ये कहानी है एफ्रोडाइट के बेटे इरोस की, जब वो एक मासूम सा लड़का था और उसकी किस्मत ने अभी अभी अपनी पूरी कहानी को लिखना शुरू किया ही था। और इसी वजह से जिस समय वो लिटिल गॉड अपनी माँ की नजरों से दूर रहता था तो वो पूरी दुनिया में निश्चिंत घूमता फिरता था, और वो भी अपने हाथों में एक नन्हा सा तीर और धनुष लिए हुए, जो उसकी मॉम एफ्रोडाइट ने कभी उसे प्यार से एक तोहफे में दिया था। इरोस ओलंपस से लेकर एफ्रोडाइट के डोमेन तक, और एफ्रोडाइट के डोमेन से उसके टेम्पल्स तक, और उसके टेम्पल से डिमेटर के अनाज के गोदामों तक, और फिर हेड्स की जमीन जहाँ कभी सूरज की रोशनी नहीं होती वहां तक, और आखिर में सूरज के पुजारियों की भूमि जहां अपोलो का राज है और उसकी भविष्यवाणियां मशहूर है, वहां तक घूमता फिरता था। इसके बाद वो आवाज हमसे कहती है। ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से तीर से जो लिटिल गॉड इरोस ने चलाया था। हाँ, वही सुनहरा तीर जो जिस इंसान के भी लगता वो अपने सामने आने वाले पहले इंसान से प्यार कर बैठता, चाहे वो इंसान कोई भी हो। और हाँ, इसके बिल्कुल उल्टा एक और शीशे का तीर भी था, जो अगर किसी इंसान के लग जाता तो वो उस आदमी के लिए अपने दिल में इतनी गहरी नफरत भर लेता था कि सामने वाला इंसान जान का दुश्मन लगने लगता है। और यही वो तीर था जो इरोस कभी भी किसी इंसान पर चला देता था। और वैसे ये सभी चीजें इरोस इसलिए करता था क्योंकि इरोस की भी अपनी माँ जैसी चंचल और शरारत भरी फितरत थी, और शायद इसी वजह से उसे प्यार के नाम पर मचने वाली उस पूरी अफरा तफरी में बेइंतहा मजा आता था। लेकिन इरोस को ऐसे काम बिल्कुल पसंद नहीं थे जिनकी जिम्मेदारी वो खुद ना ले सके। इसीलिए जब वो वहाँ से चला जाता था तो इसके बाद जो इलाके बचे रहते थे उन्हें संभालने वाले छोटे देवता हमेशा मुश्किल में पड़ जाते थे। और शायद इसी वजह से लॉर्ड फीबस आज खुद माउंट परनासस की छोटी सी घाटी तक आए थे ताकि वो इरोस को एक अच्छा सबक सिखा सके। वो आवाज हमसे इतना कहती ही है कि तभी हम फीबस को देखते हैं, जो एक लड़की की बात सुनकर इतना इरिटेट होता है कि वो उससे गुस्से में कहता है, सचमुच ये बच्चा कितना परेशान कर देने वाला है। फीबस इतना कहते ही अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और फिर उस लड़की से कहता है, ठीक है, तुम ज्यादा चिंता मत करो, मैं इसे वापस भेज दूंगा। ये सुनकर वो लड़की चैन की सांस लेती है और फिर फीबस से मुस्कुराते हुए कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया लॉर्ड फीबस। उस लड़की के इतना कहते ही फीबस इरोस के पास जाता है, और फीबस को अपने पास आते हुए देखकर इरोस फीबस से कहता है, आखिर ऐसी कौन सी वजह है जो आपको यहाँ तक ले आई है लॉर्ड फीबस। ये सुनकर फीबस कहता है, ये डोमेन मेरा है और तुमने यहाँ पर कदम रखा है, सन ऑफ एफ्रोडाइट। ये सुनकर इरोस कहता है, अच्छा, तो तुम फिर से ये प्रिटेंड कर रहे हो कि तुम्हें मेरा नाम याद नहीं है। ये सुनकर फीबस उसे टॉन्ट मारते हुए कहता है, अगर तुम्हारी माँ ने तुम्हें थोड़ा और ज्यादा खूबसूरत नाम दिया होता तो मैं उसे जरूर याद कर लेता। फीबस की ये बात सुनकर इरोस कुछ नाम लेते हुए कहता है, डेलॉस के डेलियन और रोशनी के लाइसियन। इसके दूसरी तरफ मैं उन सभी नामों को याद रखता हूँ जिनसे दुनिया तुम्हारी तारीफ करती है। और वैसे भी मेरी एक बहुत ही बुरी आदत है कि अगर मैं एक बार कोई बात सुन लेता हूँ तो उसे भूलना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, चाहे मुझे पता हो कि उसे याद रखना जरूरी नहीं है। तो क्या इससे साबित होता है कि मैं तुम जैसे बुद्धिमान और चालाक देवता से ज्यादा समझदार हूँ। ये सुनकर फीबस मुस्कुराते हुए कहता है, अगर कुछ नाम याद करने से बुद्धि साबित हो जाती तो दुनिया का हर इंसान पहले से ही एक ज्ञानी होता। इरोस फीबस के मुंह से अपना नाम सुनकर इरोस मुस्कुराते हुए कहता है, तो तुम्हें मेरा नाम याद था। इरोस फीबस से इतना कहते ही मन में सोचता है, ये समझना बिल्कुल ठीक है कि तुम्हारा नाम बाकी गॉड के नाम से ज्यादा अलग और स्पेशल क्यों है। इरोस मन में इतना सोचते ही मुस्कुराते हुए फीबस से पूछता है, और वैसे भी लॉर्ड फीबस, आपको इंसानों का आपकी तारीफ करना काफी पसंद है ना। ये सुनकर फीबस थोड़ा इरिटेट होता है और इसीलिए वो उससे गुस्से में कहता है, और तुम्हें पसंद है इंसानों का अटेंशन, इसीलिए तो तुम अपना टॉय बस उनके फेवर्स को जीतने के लिए यूज करते रहते हो और कभी कभी उन्हें मुश्किल में भी डाल देते हो। और जहाँ तक मुझे पता है कि तुम ह्यूमंस और बीस्ट की आंखों को अंधी कर देते हो और अपने छोटे मोटे इमोशनल गेम्स को शुरू करने के लिए उन लोगों के दिमाग को कंफ्यूज करते रहते हो, और उन्हें कंफ्यूज होता हुआ देखकर तुम ये सोचते हो कि तुम कोई ग्रेट इंसान बन गए हो। इरोस, आखिरकार तुम्हारे पास बस इतनी सी ही ताकत है।
फीबस को ऐसे टॉन्ट मारते हुए देखकर इरोस बहुत ही इरिटेट होता है और फिर एक दूसरे गॉड को ढूंढते हुए कहता है, अरे वो दिन का देवता, वो डरपोक कहाँ गया जो मुझे देखकर ही भाग जाता है। इरोस की ये बात सुनकर फीबस उसे समझाते हुए कहता है, सिर्फ इसीलिए उससे नीचा मत समझो क्योंकि उसका दर्जा तुमसे नीचे है, क्योंकि ना तुम और ना मैं दिन के गुजरने को रोक सकता है, और वैसे भी उसका दिन इस दुनिया का कानून है जो बिल्कुल किस्मत की तरह है। ये सुनकर इरोस कहता है, लॉर्ड फीबस, प्यार सबसे बड़ी किस्मत होती है। इरोस की ये बात सुनकर फीबस इरिटेट होने लगता है और फिर उससे गुस्से में पूछता है, तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि प्यार भी वक्त की तरह एक किस्मत है? इरोस इसके जवाब में कहता है, नहीं लॉर्ड फीबस, प्यार तो सबसे महान है। ये सुनकर फीबस उसे समझाते हुए कहता है, इरोस, एक भगवान के पास इतनी ताकत और एबिलिटीज होती हैं कि वो जितनी चाहे उतनी पावर्स अपनी मर्जी से यूज कर सकता है, और तुम्हें तो ये बात अच्छे से पता है ना कि इंसान इसे डिवाइन अथॉरिटी कहते हैं और इसकी पूजा और इज्जत करते हैं। इरोस, समय जो मेरे अधीन है और दिन के देवता के शासन में चलता है, वो ओलंपस के देवताओं पर भी असर दिखाता है। ये सुनकर इरोस उससे पूछता है, अगर ऐसा है तो प्यार का क्या? इसके जवाब में फीबस गुस्से में कहता है, हाँ, इंसान इससे बंधे हुए हैं, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि जिसने तुम्हें जन्म दिया है वो भी प्यार को सिर्फ एक खेल ही समझती है, और जो चीज तुमने अपने हाथ में इस वक्त पकड़ी हुई है वो मेरे धनुष जैसा बिल्कुल नहीं है, और जो डिवाइन अथॉरिटी तुम्हारे पास है उसकी मेरे सामने कोई औकात नहीं है, क्योंकि तुम्हारा ये धनुष मेरे लिए एक खिलौने जैसा है। फीबस इसके बाद इरोस से कहता है, इरोस, मैंने सुना है कि तुम जानवरों के नियमों को तोड़ देते हो, तो इस शिकार से तुम्हें असल में क्या मिलता है जहां तुम इंसानों के साथ खिलवाड़ करते हो? और क्या तुम ये जानते हो कि मेरे लोग तुम्हारी डिवाइन अथॉरिटी की वजह से तुम्हारे सामने सिर नहीं झुकाते, बल्कि तुम्हारी माँ के डर की वजह से वो ऐसा करते हैं, क्योंकि एफ्रोडाइट किसी भी कारण से जो भी उसका विरोध करता है वो उसको अपना दुश्मन बना लेती है। इसीलिए अगर तुम ये बातें जानते हुए भी लोगों से ये कहते हो कि तुम कितने महान हो, तो सचमुच तुम और तुम्हारी ये कहानी बहुत ही पैथेटिक है। और अगर सचमुच तुम इन चीजों से अनजान हो तो ये बात साबित होती है कि तुम अंदर से भी उतने ही बच्चे हो जितने तुम बाहर से दिखते हो। और वैसे इरोस, तुम एक भगवान हो तो तुम अनंत काल तक जीते रहोगे, लेकिन फिर भी तुम अभी एक बच्चे हो, इसीलिए तुम अभी खतरनाक हथियारों को संभालने के लिए तैयार नहीं हो। और सबसे मजेदार बात यह है कि तुम अपने ही भाग्य के अधिकारों से अनजान हो। फीबस की इन बातों को सुनकर इरोस को गुस्सा आने लगता है, इसीलिए वो फीबस से कहता है, तुम मेरे बारे में आखिर जानते ही क्या हो? ये सुनकर फीबस कहता है, सच में मुझे तुम्हारे बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन मैं एक बात अच्छे से जानता हूँ कि तुम जब तक इस विधि को नहीं समझोगे तब तक तुम मैच्योर नहीं होगे। फीबस की ये बात इरोस को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है और इसीलिए वो उसे इग्नोर करते हुए अपने धनुष को उठाता है और फिर फीबस से कहता है, लगता है लॉर्ड फीबस, आपको मुझ में काफी दिलचस्पी है। ये सुनकर फीबस कहता है, नहीं, मुझे तुम में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मैं तुमसे सिर्फ एक छोटी सी चीज चाहता हूँ कि तुम मेरे सर्वेंट्स की टेरिटरी में जाकर उन्हें डिस्टर्ब करना बंद कर दो। और वैसे भी तुम्हारी ये प्रोविडेंस और तुम्हारी ये डिवाइन अथॉरिटी, ये सब मेरे इंटरेस्ट से बाहर है, क्योंकि मेरे लिए मेरे पावर्स के सामने लव हमेशा नीचे ही रहेगा। फीबस की इन बातों को सुनकर इरोस बहुत ही हर्ट होता है और फिर जमीन पे पड़े एक एप्पल को उठाते हुए उससे कहता है, पहले भी कुछ लोग थे जो बिल्कुल तुम्हारी तरह बात किया करते थे लॉर्ड फीबस। इरोस फीबस से इतना कहते ही आसमान की ओर उड़ जाता है और फिर सीन शिफ्ट होता है और फिर हम गॉडेस एफ्रोडाइट को देखते हैं, जिनकी गोद में इरोस लेटा हुआ था और वो अपनी मॉम से पूछ रहा था, मॉम, क्या आपने उन सभी लोगों को वापस भेज दिया? ये सुनकर उसकी मॉम उसे हवा में कैरी करती हैं और फिर उससे मुस्कुराते हुए कहती हैं, इरोस, क्या तुम्हें पता है कि जब तुम ऐसे मुंह फुलाकर बैठते हो तो तुम्हें नोटिस न करना मुश्किल हो जाता है, मेरे क्यूट बच्चे। अपनी मॉम की ये बात सुनकर इरोस इरिटेट होते हुए कहता है, मॉम, मुझे ऐसे मत बुलाओ। ये सुनकर उसकी मॉम उससे मुस्कुराते हुए कहती हैं, पर ये तो सच है ना कि तुम्हारा ये धनुष बहुत ही क्यूट है। अपनी मॉम की ये बात सुनकर इरोस बहुत ही इरिटेट हो जाता है और ये देखकर उसकी मॉम उसे हक करती हैं और फिर मुस्कुराते हुए कहती हैं, ओह इरोस, मेरे बेटे, तुम्हारे बड़े न होने की वजह से ही ये सभी लोग तुम्हारा अभी तक मजाक उड़ाते हैं। ये सुनकर इरोस और भी इरिटेट हो जाता है और फिर अपनी मॉम से कहता है,
मॉम, अपने बेटे का मजाक उड़ते देखने के बाद भी आप काफी खुश हैं, है ना? ये सुनकर उसकी मॉम कहती हैं, इरोस, तुम्हें तो ये बात पता है ना कि फीबस के पास ऐसे तीर हैं जो कुछ भी भेज सकते हैं। शायद इसीलिए वो तुम्हारा ये छोटा सा क्यूट सा धनुष देखकर इसका बिना मजाक उड़ाए हुए रुक नहीं पाया होगा। अपनी मॉम की ये बात सुनकर इरोस गुस्से में कहता है, मॉम, क्या आप मेरा मजाक उड़ा रही हो? ये सुनकर उसकी मॉम उसके कान में धीरे से कहती है, इरोस, तुम्हें कभी भी अपनी डिवाइन अथॉरिटी नहीं भूलनी है। अपनी मॉम की ये बात सुनकर इरोस थोड़ा सा कंफ्यूज होता है और ये देखकर उसकी मॉम उससे मुस्कुराते हुए कहती हैं, इरोस, मेरे कहने का ये मतलब है कि मैं फीबस के मामले में दखल नहीं दूंगी, क्योंकि ये सिर्फ हम दोनों के बीच की एक साइड ऑफ द स्टोरी है, पर मैं तुम्हें एक काफी अच्छा आइडिया दे सकती हूँ। अपनी मॉम के मुंह से आइडिया का नाम सुनकर इरोस का इंटरेस्ट और भी बढ़ जाता है और फिर वो अपनी मॉम की बातें अच्छे से सुनने लगता है और ये देखकर उसकी मॉम उसे एक बात बताते हुए कहती हैं, इरोस, कुछ दिन पहले ये कहा जा रहा था कि फीबस के तीर ने माउंट परनासस के महान सांप को मार डाला था, है ना? तो क्यों ना तुम बिल्कुल इसी तरह उसके दिल को भी छेद दो, जैसे उसने उस खतरनाक बीस्ट को मारा था, उसी तरह तुम भी उसका दिल खत्म कर सकते हो। और क्या तुम समझते हो इरोस कि तुम्हारे लिए फीबस उस बड़े सरपेंट से ज्यादा और कुछ नहीं है जिसे उसने कुछ दिनों पहले ही मारा था? और सच सच बताऊं तो इस बात को गुजरे कितना समय हो गया है, फिर भी देखो उसकी धूप आज भी घमंड लिए चमक रही है, जैसे वक्त ने उसे छुआ ही ना हो। और अभी भी वो फीबस उस पुराने काम की तारीफ और ग्लोरी में ही डूबा हुआ है। अपनी मॉम की ये बात सुनकर इरोस इरिटेट होते हुए मन में सोचता है, मॉम ये क्या कह रही हैं? अभी तो इस बात को गुजरे आधा महीना भी कंप्लीट नहीं हुआ है। इरोस इतना मन में सोच रहा होता है कि तभी उसकी मॉम उससे कहती है, आजकल इंसानों के बीच रीजन और रिस्ट्रेंट उन ट्विन सिबलिंग्स जैसे हो गए हैं, क्योंकि उनकी पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ गई है और उनकी वजह से लव और प्लेजर के लिए अब कोई भी जगह नहीं बची है। लेकिन जो अप्सराएं आर्टेमिस को अपना आइडियल मानती हैं, उन्हें ये एहसास नहीं है कि उनकी गॉडेस असल में कितनी बेरहम है। एफ्रोडाइट इतना कहते ही इरोस को एक कहानी सुनाते हुए कहती है, इरोस, क्या तुम्हें पता है कि उसके पिता जीसस ने जब एक अप्सरा का अपमान किया था तो आर्टेमिस ने उस अप्सरा को एक भालू में बदल दिया था और ये कहकर उस पर अपमान लगाया था कि उसने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी है। और तो और इरोस, सबसे मजेदार बात ये थी कि उस अप्सरा का शिकार आर्टेमिस ने उसकी ही साथियों से करवाया था और जब वो बेचारी अप्सरा अपनी आखिरी सांसें ले रही थी तो भी आर्टेमिस ने जरा सी भी दया उस लड़की पर नहीं दिखाई थी। एफ्रोडाइट इरोस से इतना कहते ही डेफनी को याद करते हुए कहती है, क्या आर्टेमिस को ये पता भी है कि उसकी लकड़ी जैसी हैंडमेटन्स के बीच एक स्वीट सी छोटी सी ट्रेटर भी मौजूद है? एफ्रोडाइट खुद से इतना कहते ही इरोस से कहती है, इरोस, कंट्रोल का रूल धीरे धीरे टूट रहा है, पर फीबस का क्या, जो तुम्हें और मुझे, हम दोनों को बीच में लाने की हिम्मत कर रहा है। और तो और उसने अपने ही स्टैंडर्ड्स और रीजन को सबसे ऊपर रख दिया है, जिसकी वजह से प्यार के लिए कोई भी जगह नहीं बची है। इसीलिए मैं इन सब चीजों को और कुछ नहीं बस फीबस का घमंड कह सकती हूँ। आर्टेमिस इरोस से इतना कहते ही उससे पूछती हैं, तो क्यों ना इरोस उसके दिल को उसी तरह छेद देते हैं जैसे तुम हमेशा करते हो। अपनी मॉम की ये बात सुनकर इरोस को याद आता है कि उस रात माउंट पैरनासस की चट्टानों से 2 तीर रात के आसमान को चीरते हुए निकले थे, जिसमें से एक तीर बेइंतहा मोहब्बत से भरा हुआ था और दूसरा अनंत नफरत से। इरोस इतना मन में सोच रहा होता है कि तभी सीन शिफ्ट होता है और फिर हम एक जंगल को देखते हैं जहाँ पर कुछ लड़कियां एक हिरन का शिकार कर रही होती हैं कि तभी हम उस हिरन को देखते हैं जो अपनी आवाज में उन लड़कियों से कह रही होती है, प्लीज प्लीज मुझे पहचानो, मैं कोई हिरन नहीं हूँ, मैं डेफनी हूँ। वो हिरन इतना कहती ही है कि तभी उन लड़कियों में से एक लड़की उस हिरन पर एक तीर से वार करती है और वो तीर उस हिरन के गर्दन पर जाकर लगता है और ये देखकर वो लड़की अपने फ्रेंड्स से कहती है, फ्रेंड्स, मैंने उस हिरन को पकड़ लिया। उस लड़की के इतना कहते ही हम उस हिरन को देखते हैं जिसकी गर्दन पर एक तीर लगा हुआ था और उसकी वजह से वो बहुत ही घायल थी और रोते हुए उस लड़की से कह रही थी, यूक्लिया, प्लीज मुझे पहचानो, ये आवाज मेरी है। वो हिरन इतना कहती ही है कि तभी हम यूक्लिया को देखते हैं जो उस हिरन को देखकर इतना डिस्गस्ट फील करती है कि वो उससे गुस्से में कहती है, नीच प्राणी। यूक्लिया के इतना कहते ही वो हिरन डेफनी के रूप में बदल जाता है और ये देखकर वहां पर खड़ी एक लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, तुम ये बात अच्छे से जानती हो ना डेफनी की जो कुत्ता अपने मालिक से ही गद्दारी करता है
उसे आखिर में मरना पड़ता है। वो लड़की इतना कहते ही जोर जोर से हंसने लगती है कि तभी डैफ्नी की नींद खुल जाती है और फिर उसे ये बात रियलाइज होती है कि ये सिर्फ एक बुरा सपना था। इसके बाद डैफ्नी जमीन से उठती है और फिर हैरान होते हुए यहाँ वहाँ देखने लगती है और फिर खुद से कहती है, आखिर मैं कहाँ हूँ। डैफ्नी खुद से इतना कहती ही है कि तभी उसे एक कौवा दिखता है, जिसे देखकर वो कहती है, ये तो फीबस का कौवा है, इसका मतलब ये जगह गॉडेस का डोमेन नहीं है। डैफ्नी खुद से इतना कहते ही घबराते हुए मन में सोचती है, ये सब कैसे हो गया, मुझे खुद भी नहीं पता चला कि कब मैं किसी और के इलाके में आ गई। और अगर मैं किसी से कहूँ भी कि मैंने बस अपनी आंखें खोली और मैंने खुद को एक बिल्कुल अनजान जगह पर पाया, तो भला मेरी इस बात पर कौन यकीन करेगा। डैफ्नी इतना मन में सोचते ही खुद से कहती है, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि गॉडेस को मेरे दिल में लॉर्ड फीबस के लिए जो फीलिंग्स हैं उसके बारे में पता चल गया हो और शायद इसीलिए उन्होंने मुझे ये सजा दी हो, क्योंकि 5 दिनों पहले ही उन्होंने मुझे ये धनुष पहुंचाने का काम दिया था और उस समय मेरा चेहरा गिल्ट से भरा हुआ था और गॉडेस ने मुझे हैरानी भरी नजरों से देखा था और उनके चेहरे को देखकर साफ पता लग रहा था कि उनको मुझ पर किसी बात का शक है। डैफ्नी खुद से इतना कहते ही जमीन से उठती है और फिर मन में सोचती है, मैंने सुना है कि जिन रातों पर गॉडेस का राज नहीं होता उन रातों में बदनसीबियां आम होती हैं। और वैसे मुझे ये बेचैन कर देने वाली फीलिंग क्यों हो रही है और मेरे पैरों के नीचे का कंकड़ और यहाँ की हर चीज मुझे डर और घिन से क्यों भर देती है। डैफ्नी इतना मन में सोचते ही यूक्लिया के चेहरे का वो डिस्गस्टिंग लुक याद करती है जो उसने सपने में देखा था और ये याद आते ही वो घबरा जाती है और फिर खुद से कहती है, क्या वाकई मेरे साथ कुछ बुरा हो गया है जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। डैफ्नी खुद से इतना कहती ही है कि तभी एक हाथ उसके करीब आता है और फिर उसे अपनी ओर खींचने लगता है, जिसे देखकर डैफ्नी घबरा जाती है और फिर उस हाथ की ओर देखते हुए कहती है, लॉर्ड फीबस आप। डैफ्नी के इतना कहते ही हम फीबस को देखते हैं, जो डैफ्नी को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, आखिरकार तुम मुझे मिल ही गई मेरी डैफ्नी। तुम्हें पता है मैंने सपने में देखा था कि तुम मेरे जंगल में अकेली भटकती हुई खो गई हो और क्या तुम्हें पता है कि मेरे सपने में तुम्हें ऐसे तन्हा देखकर मेरा दिल दर्द से भर गया था। इसके बाद फीबस डैफ्नी से पूछता है, डैफ्नी क्या तुम ठीक हो। फीबस डैफ्नी से इतना पूछते ही उसके पैरों की ओर देखता है और फिर घबराते हुए कहता है, अरे लगता है तुम्हें थोड़ी चोट लग गई है। फीबस की इन बातों को सुनकर डैफ्नी सरप्राइज्ड होते हुए मन में सोचती है, फीबस का ऐसा बिहेवियर देखकर मुझे कुछ गलत लग रहा है और उसे ऐसे देखकर मैं अभी कुछ भी समझ नहीं पा रही हूँ और ना ही मुझे ये समझ आ रहा है कि मैं अभी यहाँ पर क्यों हूँ और ना ही ये कि फीबस अचानक से इस जंगल में कहाँ से आ गए और यहाँ तक कि मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा कि ये जगह सचमुच कहाँ पर है। डैफ्नी ये सब सोचकर परेशान हो ही रही होती है कि तभी फीबस उसके हाथों को होल्ड करता है और फिर उसके हाथों पर किस करते हुए उससे कहता है, डैफ्नी मैं तुम्हें बहुत ही लंबे वक्त से ढूंढ रहा था, पर अब जब तुम मुझे मिल गई हो तो तुम अब बिल्कुल महफूज हो और तो और मुझे अब इस बात पर पूरा विश्वास हो गया है कि तुम कोई सपना नहीं सच हो, है ना डैफ्नी। फीबस इसके बाद डैफ्नी से कहता है, डैफ्नी तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो क्योंकि अभी तुम जहाँ पर हो वो मेरा डोमेन है। फीबस की ये बात सुनकर डैफ्नी सरप्राइज्ड होते हुए कहती है, क्या। इसके बाद डैफ्नी मन में सोचती है, यहाँ पर फीबस ने मुझे बहुत सी ऐसी बातें कही जो मेरी समझ से बाहर थी, लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली चीज थी उसकी आंखें, जो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी ऐसी नहीं देखी थी। और वैसे उसकी आंखें इस वक्त ऐसी लग रही हैं जैसे कि उनमें किसी और दुनिया की गहराई बसी हो जो मुझे चुपचाप अपनी ओर खींच रही हो। डैफ्नी ये सब सोचकर परेशान हो ही रही होती है कि तभी फीबस उससे मुस्कुराते हुए कहता है, डैफ्नी अब डरने की कोई बात नहीं है। फीबस की ये बात सुनकर और उसके चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशंस को देखकर डैफ्नी अपने हाथों को उसके हाथों से दूर हटाती है और फिर चिल्लाते हुए कहती है, नहीं तुम कौन हो। डैफ्नी इतना कहते ही फीबस की आंखों में देखती है और फिर मन में सोचती है, इस वक्त फीबस की आंखें बिल्कुल किसी ऐसे आदमी की आंखों जैसी लग रही हैं जैसे कि वो इस दुनिया की सबसे प्यारी और खूबसूरत औरत को देख रहा हो। डैफ्नी इतना मन में सोच रही होती है कि तभी फीबस उससे कहता है, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो डैफ्नी, उठो होश में आओ। ये सुनकर डैफ्नी फीबस से दूर जाते हुए कहती है, नहीं तुम लॉर्ड फीबस हो ही नहीं सकते। डैफ्नी की ये बात सुनकर और उसे खुद से दूर जाते हुए देखकर फीबस उसके जुल्फों पर हाथ फेरते हुए कहता है,
अब समझ आया, शाम के वक्त जंगल में भटकते हुए तुम हेकाटे की किसी जंगली शरारत का शिकार हो गई हो। फीबस की इन बातों को सुनकर और उसके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर डेफनी मन में सोचती है, इस समय फीबस की आंखों में एक अजीब सी नरमी है, फिर भी मेरा दिल दर्द से बेचैन है। और सच कहूँ तो इसका अब कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि डेफनी इतना मन में सोच रही होती है कि तभी फीबस उसके चेहरे पर हाथ रखता है और फिर उससे कहता है, डेफनी, ये कोई सपना नहीं है, इसलिए तुम आराम से चैन ले सकती हो। फीबस की ये बात सुनकर डेफनी मन में खुद से कहती है, ये चीज सिर्फ एक हकीकत हो या फिर एक भ्रम, अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये वही पल था जिसका मैं कभी बहुत ही ज्यादा इंतजार किया करती थी। और तो और इस पल को मैंने कई बार अपने सपनों में भी देखा था, पर अब जब वो पल सचमुच मेरे सामने आया है तो ये पल बहुत ही डरावना लग रहा है। डेफनी इतना मन में सोच रही होती है कि तभी एपिसोड खत्म हो जाता है।